स्वागत है तुम लोगों का एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और ये इंट्रो मैंने बहुत ही समय बाद बोला क्योंकि इस एपिसोड में हमें कोई रिकैप नहीं दिखाया गया है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी तरफ से रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरीके से जूफा और टाउफा अपने किशिकाई फॉर्म में आ जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे चारों हीरोज ये सोचने लगते हैं कि आखिर इसे मारे कैसे। और उसी बीच हम डेवलप होते हुए देखते हैं कोबी और टामिया के बीच का बॉन्ड, और हमें ये समझ में आने लगता है कि अब टोमा और कोबी धीरे धीरे ग्रुप 1 के लोगों के साथ जेन्युइनली बॉन्ड करना शुरू कर रहे हैं। तो अब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे सभी हीरोज आपस में बहस कर रहे होते हैं कि आखिर इसे मारा कैसे जाए। और फिर ये देख करके कोबी बोलता है क्या बेवकूफ लोग हैं ये। और फिर इतने में ही वो किशिकाई फॉर्म या फिर कह सकते हैं वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और जैसे ही ऐसा होता है कोबी उन सभी के सामने आकर के अपने किशिकाई फॉर्म में एक शील्ड क्रिएट कर देता है। और अब वो बेचारा सोच रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि अब उसे उन लोगों को बचाना भी है और साथ ही साथ उस मॉन्स्टर को मारना भी है। और वो ये बोलता है कि सिर्फ वही ऐसा है जो कि टाउफा को मार सकता है, क्योंकि कोबी के पास है मेटल एट्रीब्यूट और बाकी सबको टाउ का टी भी नहीं पता होता है। तो उनके ऊपर भरोसा करना तो बेवकूफी ही होगी। और इसीलिए कोबी सोचता है कि अब बेचारा सिर्फ वही है ऐसा जो कि उस मॉन्स्टर को मार सकता है। और फिर उसके बाद हमें पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कोबी और रियान के बीच में बातचीत हो रही होती है, जिसमें वो टाउ के फ्लो के बारे में और उसके सीक्रेट्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से टाउ कोई स्टैटिक एनर्जी नहीं बल्कि एक कांस्टेंट फ्लो होता है। और फिर उसके बाद वो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बातें करने लगता है। और फिर साथ में वो ये भी बताता है कि किस तरीके से हम एक आदमी के टाउ को रीड करके उसके फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते होते हैं। तो वो प्रिडिक्ट करता है टोमा का फ्यूचर, जिसमें हम देखते हैं कि आइलैंड के अंदर उसकी डेथ होने वाली होती है। और रियान ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो कोबी को टोमा के फ्यूचर के बारे में बता देगा तो कोबी अपना अटैचमेंट टोमा से हटा लेगा। लेकिन उसका ये मूव बैकफायर कर जाता है और कोबी बोलता है कि अगर किस्मत में ये लिखा है कि मेरा भाई मरेगा तो मैं किस्मत को ही मार दूंगा। और फिर उनके बीच में यही बातें होती है। और फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में कोबी टोमा के डेथ से डर करके ये बोलता है कि ये काम मैं अकेले ही करूंगा जैसा मैं हमेशा से करता आया हूँ। और जब बेचारा कोबी उस किशिकाई मॉन्स्टर के अटैक्स को रोकने में बिजी होता है, इतने में ही वो किशिकाई एक चाल चलता है और एक टेंटिकल दूर से ले जाकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है। इतने में ही टोमा उस टेंटिकल को काट देता है। और फिर उसके बाद टोमा और फूची हाथ में हाथ मिला करके उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और ये देख करके कोबी हैरान रह जाता है। और फिर उसके बाद बढ़ते हुए वो दोनों मिल करके उस किशिकाई पर अटैक करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि उस किशिकाई को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। और फिर उसके बाद फूची एक्सप्लेन करता है जब फूची अपने मेटल एट्रीब्यूट को टोमा के अर्थ एट्रीब्यूट के साथ मिलाता है, यानी जब वो दोनों हाथ जोड़ते हैं तो उनकी पावर बढ़ जाती है, जिसके कारण से उनके अटैक में और ज्यादा दम आ जाता है और जिसके कारण टाउफा के ऊपर बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। और फिर टोमा पूछता है कि हम दोनों तो मर्द हैं तो ये हमारे साथ काम करेगा, जिस पर फूची बोलता है कि हाँ, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि काम करेगा। और फिर उन दोनों को सक्सेसफुल होते हुए देख करके टामिया बहुत ज्यादा जेलिस हो जाता है और वो अकेले ही उस किशिकाई को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला होता है वो किशिकाई दूर उड़ जाता है और बेचारा टामिया पानी में छपाक से गिरता है और उसकी बेइज्जती हो जाती है। और फिर ये देख करके टोमा टामिया को बोलता है कि तुम हमारे बीच में आ रहे हो। और फिर उसके बाद टोमा और टामिया के बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है और कोबी टोमा को ऐसा देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होता है, यानी कि पहली बार वो ऐसा देखता है कि टोमा अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए किसी के साथ बहस कर रहा है। और वो आगे ये भी बोलता है कि किस तरीके से जब वो गुंडों के साथ रहा करते थे तो टोमा कभी भी ऐसा नहीं करता था। यानी इसका मतलब ये है कि अब वो ये देख रहा है कि टोमा अब धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। और फिर उसके बाद वो उन तीनों के पास जाता है और उनसे बोलता है दोनों बेवकूफ हो, मेरे पास एक प्लान है। और फिर वो अपने प्लान को बताना शुरू करता है कि किस तरीके से वो और टामिया एक ग्रुप में रहेंगे और टोमा और फूची दूसरे ग्रुप में। और ये दोनों यानी टोमा और फूची टाउफा को देखेंगे और कोबी और टामिया जूफा को देखेगा। और वो आगे उन दोनों यानी टोमा और फूची से बोलता है कि तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है तो शायद ये काम कर सके। और फिर ये सुन करके टोमा बोलता है कि तो आखिर हमें क्या करना चाहिए। और ये सुन करके कोबी प्यार से उसके सर पर मारते हुए बोलता है कि तुम हमेशा से हर छोटी बात के लिए मेरे पास आते रहते हो। और फिर वो आगे प्यार से उससे बोलता है आज का ये डिसीजन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। और फिर टामिया कोबी से बोलता है मैं एक बच्चे की बात नहीं सुनने वाला। और ये सुन करके कोबी बोलता है कि मुझे बहुत ही महान और शानदार तलवार चलाने वाले की जरूरत है।
और अपनी तारीफ सुन करके टामिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है इस बार मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ये देख करके टोमा अपने मन में बोलता है मेरा भाई ऐसा चेहरा तब बनाता है जब वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मैनिपुलेट करता है। और फिर कोबी ये देखता है कि जूफा ने प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पकड़ रखा होता है। और ये देख करके कोबी बोलता है कभी कभी हम जिसकी परवाह करते हैं हमें उन्हें जाने देना चाहिए, क्योंकि हमारे पकड़े रहने से वो सफोकेट होने लगते हैं। और यहाँ पर वो अपने भाई के बारे में बात कर रहा है कि किस तरीके से बचपन से लेकर के आज तक वो अपने भाई को हर मौके पर प्रोटेक्ट करता रहा, जिसके कारण से उसके भाई को इवॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। और फिर उसके बाद वो चारों ही अलग अलग डायरेक्शन से एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो किशिका इतना ज्यादा फास्ट होता है कि वो उन चारों के अटैक्स को अलग अलग डायरेक्शन में होते हुए भी उन्हें बहुत आसानी से डॉज करता है और उन्हें उस मौके पर हरा देता है। और ये देख करके फूची बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा तेज है। तभी टामिया टोमा और फूची से बोलता है कि मेरे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को ओपनिंग देता हूँ। और ये बोल करके वो डायरेक्टली उस किशिकाई पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और टोमा और फूची उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो किशिकाई टामिया के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, जिसे इनिशियली तो टामिया रोक लेता है, लेकिन एक अटैक के दौरान वो किशिकाई उसकी बॉडी में अपने कई सारे टेंटिकल्स घुसा देता है, जिससे टामिया का काफी सारा खून निकल जाता है। और ये देख करके फूची हैरान रह जाता है और टामिया फूची से बोलता है कि मैं ठीक हूँ। और ये बोल करके वो दोबारा खड़ा होता है और उस किशिकाई के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। और ये देख करके फूची अपने मन में बोलता है कि इसके काफी सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, इसकी बॉडी में छेद हो चुका है, मैं जानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। और फिर वो अपने मन में यही सब बातें कर ही रहा होता है, इतने में ही हम देखते हैं कि उस किशिकाई का एक टेंटिकल फूची के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। इतने में ही टोमा अपने आप को शील्ड बनाकर फूची के सामने आ जाता है और उस किशिकाई का सारा अटैक अपने ऊपर झेल लेता है, जिसके कारण से उसकी बॉडी में से भी काफी सारा खून निकल जाता है। और ये देख करके कोबी घबरा जाता है और फिर टोमा फूची से बोलता है कि तुम्हारा टाओ मेरे भाई के प्लान का मेन पार्ट है, याद है ना, तो जरा ध्यान रखो। और ये बोल करके वो दोनों उस किशिकाई पर अटैक करने के लिए दोबारा से चलने लगते हैं। और फिर ये देख करके कोबी थोड़ा सा शांत हो जाता है और फिर उसके बाद वो चारों ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और टामिया उस किशिकाई के पास जाता है और अपना सबसे जबरदस्त अटैक करता है, जिसके कारण वो दोनों किशिकाई या फिर कह सकते हैं कि जूफा और टाउफा अलग अलग हो जाते हैं। और फिर जैसे ही वो दोबारा से हील होने ही वाले होते हैं, इतने में ही टोमा और फूची टाउफा के ऊपर अटैक कर देते हैं और कोबी जूफा के ऊपर, और जिसके कारण हम देखते हैं कि टाउफा पानी में गिर जाती है और वो धीरे धीरे मर रही होती है और वो डर के मारे छटपटाने लगती है। और ये देख करके फूची को काफी ज्यादा दया आ जाती है और वो टाउफा को गले लगाकर बोलता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, शांत हो जाओ। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूफा अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो टाउफा को मरते हुए देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन इतने में ही कोबी उसकी खराब हालत देख करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर टामिया जूफा को जिंदा देख करके बोलता है कि आखिर ये जिंदा कैसे है, जिस पर कोबी बोलता है क्योंकि मेरा टाउ इसे हैंडल नहीं कर सकता होता है। और ये बोल करके वो अपने ही पेट पर अटैक करता है और उसे फाड़ करके उसके अंदर से कुछ बॉटल्स निकालता है, जो कि उसने रियान के साथ अपने कन्वर्सेशन के समय निगल लिया था। और पहले तो उसका प्लान ये था कि वो इस बॉटल को गाबीमारू के ऊपर यूज करेगा, लेकिन अभी सिचुएशन की डिमांड कुछ और है। और उस बॉटल के अंदर होता है एलिक्सर ऑफ लाइफ, यानी कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड टान। और वो उस बॉटल को जूफा के ऊपर उड़ेल देता है और हम देखते हैं कि जूफा धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि उस बॉटल के अंदर अगर टान था तो जूफा को तो हील होना चाहिए था, तो ये मरने कैसे लगा? तो इसका रीजन ये है कि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है और टेंसेंट्स की बॉडी एक बैलेंस में होती है, लेकिन अगर वो टान का ओवरडोज ले लें तो उनकी बॉडी भी फट जाती है। और इसे तुम एक बैटरी की तरह समझ सकते हो कि जिसमें एनर्जी बहुत ही बैलेंस्ड वे में स्टोर होती है, लेकिन अगर उसे ओवरचार्ज किया जाए तो वो फट जाता है। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट के कारण जूफा भी धीरे धीरे मरने लगता है। और फिर हम जूफा को तड़पते हुए देखते हैं और उसके ऊपर वो बॉटल डालते हुए कोबी बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगा मैं अपने लोगों को धोखा दे करके, अपने लोगों से उसका मतलब है ह्यूमंस, तो वो आगे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि मैं अपने लोगों को धोखा दे करके तुम्हें ज्वाइन करूंगा? और फिर यहाँ पर टामिया जूफा को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख पाता और वो जा करके जूफा को वहीं पर मार देता है। और ये देख करके कोबी बोलता है तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम इसे तड़पते हुए नहीं देख पाए? जिस पर टामिया बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं ही इस टेंसेंट को मारूंगा, तो मैंने मार दिया। और भले ही वो बाहर से ऐसा बोलता है, लेकिन अंदर से वो उसे तड़पते हुए नहीं देख सकता होता है। और फिर वो एंड में टाउफा की भी बात को याद करता है, जिसमें टाउफा उसे बोलती है कि ये सब हमारे लिए कोई मजा मस्ती नहीं है, हमारे लिए भी ये सेम सजा ही है।
और फिर हम वहाँ पर एक फ्लावर को देखते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है जूफा को, और टाउफा की बॉडी से उन्हें एक फल मिलता है जो कि पीच जैसा लग रहा होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है टाउफा को। तो टामिया उन दोनों ही चीजों को एक साथ रख देता है जूफा और टाउफा के बॉन्ड को हमेशा याद रखने के लिए। और हम देखते हैं कि जूफा मर रहा होता है और वो रोते हुए बोलता है, मुझे माफ करना टाउफा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है जिसमें जूफा और टाउफा दोनों ही बच्चे होते हैं और एक दूसरे को उन्होंने हक कर रखा होता है। और टाउफा जूफा से बोलती है कि मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ टीम अप किया। और फिर इसके साथ जूफा और टाउफा खत्म हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हमारे चारों हीरोज चैन की सांस लेते हैं और फूची बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं था कि हम इस फाइट से जिंदा भी निकल पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर बाकी लोग क्या कर रहे होंगे। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि मेई और सागिरी टान पैलेस के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें रिन के बदले मिलती है ग्यूफा। और वो उन दोनों से बोलती है कि देखो, मुझे तुम्हें मारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस रियान ने ये बोला है कि यहाँ पर रह करके इसकी रखवाली करना, तो यहाँ डिस्टर्बेंस के अलावा तुम कुछ भी कर सकती हो, तो अगर तुम जाना चाहो तो चली जाओ। और फिर उसके बाद मेई ये देखती है कि ये टान पैलेस तो है लेकिन रियान यहाँ पर नहीं है, और टान पैलेस में उसका आने का सिर्फ एक ही मकसद था, रियान से मिलना। तो वो ग्यूफा से पूछती है कि आखिर रियान कहाँ पर है। और फिर मेई वहाँ पर वो तंत्र मंत्र भी देखती है और फिर वो सागिरी को ये बताती है कि किस तरीके से इन लोगों ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि हम लोग आने वाले हैं। और फिर वो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स को, यानी उन ग्रुप ए में से भी बेस्ट इंग्रेडिएंट को चुनने के लिए उन्होंने ये टेलिस्मैन यूज किया। और फिर ये सब सुनने के बाद सागिरी ग्यू को कन्फ्रंट करने के लिए अपना स्वॉर्ड जैसे ही निकालती है, ग्यू अपनी पावर्स यूज करती है, जिसके कारण से सागिरी के आसपास की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और हाँ, ये मैं तुम्हें बता दूं कि ग्यू हमारी थोड़ी सी शाय है, इसीलिए हमेशा वो अपने चेहरे पर किताब रखे रहती है। और फिर ग्यूफा आगे बोलती है कि देखो, मुझे रियान ने बोला है, तो अगर तुम लड़ना चाहती हो तो आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। और फिर सागिरी उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर लड़ने नहीं बल्कि माफी मांगने आई हूँ। और वो आगे बोलते हैं कि किस तरीके से हम लोग उनके आइलैंड में घुस गए और यहाँ पर केओस क्रिएट कर दिया, लेकिन ये गलती उनकी भी है क्योंकि वो लोग जानबूझकर लोगों को यहाँ पर बुलाते थे और उन्हें टाउ में कन्वर्ट करते थे, तो जिस कारण से उनके यानी सागिरी के भी काफी सारे लोग मारे गए और टेंसेंट्स को भी बहुत डैमेज हो चुका है। तो इस फालतू के स्ट्रेस को और बढ़ा करके कोई फायदा नहीं है। तो वो बोलती है कि हमें तुम बस यहाँ से जिंदा जाने दो और हम प्यार से चले जाएंगे। और फिर वो अपने मन में बोलती है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ और वहाँ के राजा को हम बाद में देख लेंगे, अभी हमें सिर्फ यहाँ से जिंदा निकल के जाना है। और ये सुन करके ग्यूफा अपने पावर्स को रिलीज कर देती है और बोलती है कि देखो, मुझे रियान ने सिर्फ इतना ही बोला है कि इस प्लेस की रखवाली करना, तो उसके सिवाय तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर ग्यूफा आगे बोलते हैं कि देखो, वैसे इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम अगर आइलैंड से जिंदा वापस चली भी जाओ तो भी एक प्रॉब्लम है। और फिर ये बोल करके वो उन्हें टाउ की मदद से एक इल्यूजन दिखाना शुरू करती है और वो आगे बताती है कि किस तरीके से रियान इस पैलेस के नीचे है, यानी उस सेक्शन में जहाँ पर वो बोट के थ्रू समुंदर में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर वो काफी सारे मोशंस के जरिए शिप के अंदर बहुत सारे ककून्स को लोड कर रहा है। और ये ककून वो बटरफ्लाई बनेंगे जो कि लोगों को डंक मार के उन्हें फूल में कन्वर्ट कर देते हैं। और रियान का प्लान ये है कि वो मेन लैंड पर जा करके वहाँ के सारे लोगों को फ्लावर में कन्वर्ट कर दे। और फिर उस इल्यूजन में सागिरी ये देखती है कि मेन लैंड के छोटे छोटे बच्चे तक फ्लावर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और वहाँ पर फ्लावर में कन्वर्ट हुए लोगों के ढेर पड़े हुए हैं। और फिर ग्यूफा उन्हें आगे का प्लान बताता है कि उन सभी के टाव को मिला करके बांको बनाया जाएगा, जिससे रियान अपने आगे के रिसर्च यानी कि एलेक्सर ऑफ लाइफ को परफेक्ट करने के रिसर्च में और अच्छे से काम कर पाएगा या कर पाएगी, जो भी हो। और मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि अगर इनके पास इतना डिटेल्ड इल्यूजन क्रिएट करने की एबिलिटी है तो वो इसे अपने फाइटिंग में क्यों नहीं यूज करते। खैर, ये राइटर्स के दिमाग में पता नहीं क्या चलता होगा, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद उस इल्यूजन से बाहर आकर के सागिरी इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती है कि वो उल्टी करने लग जाती है। और फिर सागिरी ग्यूफा से पूछती है कि आखिर तुम सब ये क्यों कर रहे हो, जिस पर वो बोलती है कि देखो, ह्यूमंस हमारे लिए बस इंग्रेडिएंट्स की तरह हैं, तो हम तुम लोगों से ज्यादा अटैच्ड नहीं है। और ये सुनकर के मेई बोलती है, तुम गलत बोल रही हो, ग्रैंड मास्टर ने ये रिसर्च सबकी भलाई के लिए शुरू की थी और ये बात तुम भी जानती हो। और फिर ये सुनकर के ग्यूफा बोलती है कि देखो, समय चेंज हो चुका है। और फिर हमें वही पास्ट बताया जाता है कि किस तरीके से वो लोगों को यहाँ पर बहला फुसला के लाए थे और जब पहली बार वो लोग आए तो वो टेंसेंट्स उनके टाव को देख के पगला ही गए और उन्हें तब जाकर के पता लगा कि ह्यूमंस के पास कितना बढ़िया टाव है। तो ये देख करके वो लोग बन जाते हैं घोड़े और ह्यूमंस बन जाते हैं चना।
और फिर उसके बाद वो लोग उन्हें कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हम नूरुगाई और शियोन को देखते हैं जो कि लड़ रहे होते हैं जूजिन से, और हम शियोन की हालत देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और ये देख करके हम समझ जाते हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर फाइट हुई है। और शियोन नूरुगाई से पूछता है कितने हो गए, जिस पर नूरुगाई घबराते हुए बोलती है 215। और फिर हमें पूरा सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें ये पता लगता है कि शियोन ने जूजिन को 215 बार काट दिया था, जिससे हम देखते हैं कि जूजिन का रीजनरेशन पावर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वो सभी टेंसेंट्स के पैलेस में घुसने से पहले प्लान बना रहे होते हैं, और वहां पर वो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अगर उनके पास हैंडरिंग टाउ नहीं भी है तो भी एक थियरी ये है कि अगर वो 1000 बार उनके ऊपर अटैक करे यानी उन्हें काटे तो उनका रीजनरेशन पावर इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि एक नॉन हिंडरिंग टाउ भी उन्हें आसानी से मार सकता होगा। तो यहाँ पर शियोन अपने इसी थियरी को यूज कर रहा है क्योंकि शियोन के पास जूजिन को हिंडर करने वाला टाउ नहीं है। और फिर प्रेजेंट में शियोन अपने सारे स्ट्रेंथ को दोबारा से इकट्ठा करता है और जूजिन पर 216वीं बार अटैक करता है, और वो करके वो जूजिन के 2 टुकड़े तो कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि शियोन भी बहुत बुरी तरीके से थक चुका होता है और उसका काफी सारा खून निकलने लगता है। और फिर उसके बाद शियोन 217वीं बार उसके ऊपर अटैक करता है, और जैसे ही वो 218वीं बार अटैक करने जाता है इतने में ही जूजिन उसके अटैक को डॉज करके अपने ही लाशों के पीछे छुप करके रिकवर होने की कोशिश करने लगता है। और उसके बाद वो रिकवर होता भी है और हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और जूजिन डरते हुए उससे पूछता है आखिर कौन हो तुम। और फिर शियोन टेंजा की मौत को याद करते हुए बोलता है जिन लोगों को सिर्फ लेना आता है वो ये नहीं समझ सकते, मगर जिनसे वो छीना जाता है वो कभी नहीं भूलते। और यहाँ पर वो ये बता रहा है कि किस तरीके से वो टेंजा की मौत का बदला जूजिन से लेकर ही रहेगा। और ये बोल करके वो अपने स्वॉर्ड को दोबारा से पकड़ता है, और जैसे ही वो स्वॉर्ड को पकड़ता है एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही खत्म होता है एपिसोड। आई होप तुम्हें अच्छा लगा। तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।